नमस्ते दोस्तों। जीव विज्ञान के इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम रिप्रोडक्शन जनन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जिसे अगर हम 100 टुकड़ों में भी काट देना तो वो मरता नहीं है। हाँ, बल्कि उसका हर एक टुकड़ा एक नए जिंदा जीव में बदल जाता है। बिल्कुल, और अपनी एक पूरी फौज खड़ी कर लेता है। सुनने में तो ये किसी साइफाई मूवी का सीन लगता है ना। अरे बिल्कुल लगता है, पर ये कोई कहानी नहीं है। सही बात है, ये इस वक्त हमारे आसपास के किसी तालाब में हो रहा है। तो आज की इस गहन चर्चा का हमारा जो मेन मकसद है वो है अरविंद्रस क्लासेस के बायोलॉजी नोट्स को डीकोड करना। आज हम रटने वाली आदतों को छोड़ेंगे। क्योंकि एग्जाम वाले दिन सिर्फ रटी हुई बातें याद नहीं रहती, कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। एग्जैक्टली तो चलो इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर प्रकृति ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये रिप्रोडक्शन नाम का अल्टीमेट सर्वाइवल हैक कैसे इजाद किया। देखिए, इस पूरी चर्चा को अगर हम विकासवाद यानी एवोल्यूशन के नजरिए से देखें ना, तो जनन या रिप्रोडक्शन ये केवल एक आम बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये उस सबसे बड़े सवाल का जवाब है जिसका सामना जीवन ने अपने शुरुआती दौर में किया था। अच्छा। सवाल था कि मैं हमेशा के लिए जिंदा कैसे रह सकता हूँ। क्योंकि एक जीव की मृत्यु तो निश्चित है। बिल्कुल, मृत्यु निश्चित है, लेकिन प्रजाति की निरंतरता यानी बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी वो सिर्फ जनन के माध्यम से ही संभव है। नोट्स में भी इसे ऐसी परिभाषित किया गया है। यानी ये वो मौलिक तंत्र है जिससे जीव अपने समान नई संतति ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं। सही कहा, लेकिन जो असली कहानी है ना, वो इसके पीछे छिपे विज्ञान में है। तो अगर जीवन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ अपनी संख्या बढ़ाना ही है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन सबसे आसान रास्ता लगता है। आसान कैसे? एक जनक है, सिंगल पेरेंट, कोशिका का विभाजन हुआ और काम खत्म। क्या हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है जहां सब कुछ बिल्कुल वैसा ही निकलता है? अरे बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। और दूसरी तरफ अगर देखें, हाँ, दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, वो तो मुझे दो अलग अलग रंगों को मिलाकर एक नया रंग बनाने जैसा लगता है। पर एक बात सोचने वाली है। क्या? अगर एसेक्सुअल इतना तेज और एफिशिएंट है तो प्रकृति ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों बनाई जिसमें दो अलग अलग जीवों को एक दूसरे को ढूंढना पड़ता है? ये तो एनर्जी की बहुत बड़ी बर्बादी है ना। यही वो बिंदु है जहां जीव विज्ञान सबसे दिलचस्प हो जाता है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाकई एक फोटोकॉपी मशीन है। इसमें मिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें एक कोशिका अपने क्रोमोसोम की एग्जैक्ट कॉपी बनाती है। हाँ, इसमें ना कोई गैमीट यानी युग्मक बनता है और ना ही उनका फ्यूजन या संलयन होता है। नतीजा क्या होता है? जो संतति जन्म लेती है वो अपने जनक का 100% क्लोन होती है। क्लोन, राइट। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लोन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवांशिक विभिन्नता बिल्कुल नहीं होती। पर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा छिपा है। खतरा कैसा? अगर एक अमीबा सर्वाइव कर रहा है तो उसका क्लोन भी तो सर्वाइव करेगा, है ना? तब तक करेगा जब तक पर्यावरण नहीं बदलता। अब मान लीजिए एक बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी एक ही क्लोन से बनी है। अच्छा। अगर कोई ऐसा नया वायरस या एंटीबायोटिक आ जाए जो उस एक बैक्टीरिया को मार सके, तो क्या होगा? पूरी की पूरी आबादी एक झटके में साफ हो जाएगी, क्योंकि सबका जेनेटिक कोड तो एकदम सेम है। ओह वाह, समझ गया। तो प्रकृति को इस कमजोरी का एहसास हो गया था। बिल्कुल, और इसीलिए उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आविष्कार किया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ, ताश के पत्तों को शफल करने जैसा। ताश के पत्ते यानी हमारे जीन्स वही रहते हैं, लेकिन हर बार शफल करने पर एक नया और अनोखा सेट मिलता है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। लैंगिक जनन में दो भिन्न जनकों की जरूरत होती है। यहाँ गैमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिससे वो जेनेटिक वेरिएशन पैदा होता है। बड़ा बदलाव आता है। तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि इन नई विभिन्नता वाले जीवों में से कोई ना कोई उस बदलाव को झेल लेगा और अपनी प्रजाति को बचा लेगा। राइट। तो सरल जीव स्पीड और एफिशिएंसी चुनते हैं, जबकि जटिल जीव सिक्योरिटी और एवोल्यूशन को चुनते हैं। सही पकड़ा। चलिए अब उन सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोब्स की दुनिया में चलते हैं जो इसी स्पीड पर निर्भर है, यानी उनका सोलो एक्ट।
नोट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले है फिजन यानी विखंडन। तो ये कोशिकाएं खुद को कैसे तोड़ती हैं? विखंडन को मुख्यतः 2 स्ट्रेटजीज में बांटा गया है। पहली है बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन। जिसमें कोशिका 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। हाँ, इसमें एक कोशिका शांति से 2 हिस्सों में बन जाती है। पहले न्यूक्लियस यानी केंद्रक का विभाजन होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म का। इसके उदाहरण है अमोबा, बैक्टीरिया, लेशमेनिया और पैरामीशियम। ओके। अमूबा और लेशमेनिया हो गए बाइनरी में। पर असली ड्रामा दूसरी स्ट्रैटेजी में है, जिसे मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन, इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है ना, मलेरिया फैलाने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक कोशिका को अचानक कई हिस्सों में एक साथ टूटने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब प्लाज्मोडियम किसी इंसान या मच्छर के शरीर में होता है तो उसका सामना हमारे इम्यून सिस्टम से होता है, जो उसको ढूंढकर मारना चाहता है। हाँ, तो खुद को बचाने के लिए प्लाज्मोडियम अपनी कोशिका के चारों तरफ एक बेहद सख्त और अभेद्य दीवार बना लेता है। इसे सिस्ट या पुती कहते हैं। एक तरह का बायोलॉजिकल बंकर। एकदम सही। और एसएससी और रेलवेज के एग्जाम्स में सीधे सवाल आते हैं इस सिस्ट फॉर्मेशन पर। तो मतलब वो उस बंकर के अंदर छिप जाता है और फिर अंदर होता क्या है? उस बंकर के अंदर बैठे बैठे उसका केंद्रक बार बार विभाजित होता रहता है, दसियों सैकड़ों बार। बाप रे। और जैसे ही बाहर का खतरा टल जाता है या मौसम अनुकूल हो जाता है, वो सिस्ट फट जाता है और एक ही साथ सैकड़ों नए प्लाज्मोडियम बाहर निकल आते हैं। ये तो वाकई खौफनाक भी है और कमाल की स्ट्रैटेजी भी है। अच्छा, अब एक उलझन है जो अक्सर मुझे ये नोट्स पढ़ते हुए होती है। बोलिए, क्या उलझन है? फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन और रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? मतलब हाइड्रा कट कर नया जीव बन रहा है और स्पाइरोगैरा भी टूट कर नया जीव बन रहा है। बाहर से तो मैकेनिज्म एक जैसा ही लग रहा है। बाहर से ये दोनों भले एक जैसे लगे, लेकिन इनका जो बायोलॉजिकल इरादा है ना, वो बिल्कुल अलग है। इरादा? वो कैसे? देखिए, फ्रैगमेंटेशन एक प्राकृतिक और नियोजित मतलब प्लांट जनन प्रक्रिया है। सरल बहुकोशिकीय जीव जैसे स्पाइरोगैरा, राइजोपस और उलोथ्रिक्स, जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं तो ये जानबूझकर अपने शरीर को 2 या ज्यादा हिस्सों में तोड़ देते हैं। अच्छा, खुद अपनी मर्जी से? हाँ, और हर हिस्सा एक नया जीव बन जाता है। तो फिर रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन कोई जनन की प्राइमरी प्लानिंग नहीं है। ये एक बैकअप प्लान है, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स। मतलब कोई हादसा होने पर? बिल्कुल। अगर प्लेनेरिया या हाइड्रा किसी दुर्घटना में कट जाए, मान लीजिए पानी की तेज बहाव में या किसी शिकारी के हमले में, तो उनके पास ये अद्भुत क्षमता होती है कि उनका कटा हुआ हिस्सा कोशिकाओं का विभाजन करके खोए हुए अंगों को वापस बना ले। ओह, तो एक में जीव अपनी मर्जी से टूट रहा है रिप्रोडक्शन के लिए और दूसरे में एक्सीडेंट होने पर खुद को रिपेयर कर रहा है। ये तो एकदम डेडपूल वाले सुपर हीरो जैसी ताकत हो गई। सही कहा। अच्छा, इसके बाद नोट्स में बडिंग यानी मुकुलन का जिक्र है, जो यीस्ट और हाइड्रा में होता है। इसे कैसे समझें? मुकुलन में ना, जीव के शरीर के बाहर सेल्स के तेजी से विभाजन की वजह से एक छोटा सा उभार यानी बड निकल आता है। ये बड धीरे धीरे बड़ा होता है, एक नन्हे जीव का रूप लेता है और फिर मैच्योर होने पर अपने जनक से टूटकर एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर देता है। समझ गया। और ये बीजाणु निर्माण यानी स्पोर फॉर्मेशन कैसे काम करता है? नोट्स में क्लैमिडोमोनास और राइजोपस का एग्जाम्पल दिया है। स्पोर फॉर्मेशन को भी आप एक तरह की बंकर वाली स्ट्रैटेजी समझ सकते हैं। जब मौसम बहुत सूखा हो या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो ये जीव एक स्पोरांजियम यानी बीजाणुधानी बनाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। हाँ, और इन स्पोर्स पर एक बेहद मोटी और सख्त परत यानी थिक वॉल होती है। जब भी बारिश होती है या मॉइस्चर वापस आता है तो ये वॉल घुल जाती है और नए जीव उगाते हैं। कमाल है, प्रकृति ने हर मुश्किल का एक बैकअप तैयार रखा है। लेकिन देखिए, इंसान भी पीछे नहीं है। हम टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन विट्रो या माइक्रो प्रोपगेशन लैब में आखिर कैसे होता है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंसानी एप्लीकेशन है। स्टेट पीएससीज की मेंस परीक्षा में इसके एप्लीकेशंस पर अक्सर सवाल आते हैं। इसमें खास हार्मोन्स होते हैं
जो उन सेल्स को तेजी से डिवाइड होने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम एक छोटी सी पत्ती से हजारों डिजीज फ्री यानी रोग रहित पौधे सिर्फ कुछ ही हफ्तों में तैयार कर सकते हैं। वाह, ये तो हुई सूक्ष्म जीवों और लैब्स की बात। अब थोड़ा अपनी रसोई में चलते हैं। रसोई में? हाँ, क्योंकि जब हम एक आलू को कुछ हफ्तों के लिए टोकरी में छोड़ देते हैं और उसमें से सफ़ेद हरी आंखें या अंकुर निकलने लगते हैं, तो मेरा सवाल ये है, क्या आलू वास्तव में अपनी एक क्लोन आर्मी तैयार कर रहा होता है वहाँ? अरे बिल्कुल। तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ, ये पादप जगत यानी प्लांट किंगडम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक परफेक्ट उदाहरण है। यानी कायिक या वर्दी जनन। हाँ, पौधों के पास ना एक जादुई क्षमता होती है। उन्हें नई जनरेशन लाने के लिए हमेशा बीज यानी सीड बनाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, तो और क्या इस्तेमाल करते हैं वो? उनका तना, स्टेम, जड़, रूट या पत्ती लीफ भी एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। वेट, आलू तना है या जड़? जो आलू हम खाते हैं वो जमीन के नीचे पाया जाने वाला एक मॉडिफाइड स्टेम यानी रूपांतरित तना है। ओह, और गन्ने में? शुगरकेन यानी गन्ने में भी तने से ही नया पौधा उगता है। समझ गया। और जड़ से कौन जनन करता है फिर? जड़ों के मामले में शीशम और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद बेहतरीन उदाहरण है। राइट, राइट। लेकिन पौधों की इस कला का सबसे एक्सट्रीम रूप है पत्ती यानी लीफ द्वारा जनन। पत्ती से? हाँ, ब्रायोफाइलम और बिगोनिया जैसे पौधों का नाम सुना होगा आपने। हाँ, नोट्स में ब्रायोफाइलम का जिक्र है। ये ब्रायोफाइलम ना रेलवे और एसएससी एग्जाम्स का एकदम एवरग्रीन क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी बड्स या कलिकाएं होती हैं। अच्छा। जैसे ही ये पत्ती टूटकर नमी वाली मिट्टी पर गिरती है ना, उन किनारों से जड़ें निकल आती हैं और एक पूरा नया पौधा खड़ा हो जाता है। एक पत्ती से पूरा पेड़। प्रकृति के पास वाकई गजब की इंजीनियरिंग है, और इसी इंजीनियरिंग की नकल करके इंसान ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तकनीकें भी निकाली है ना? बिल्कुल। जैसे गुलाब की कलम लगाना यानी कटिंग। हाँ, कटिंग तो बहुत आम है, लेकिन ग्राफ्टिंग यानी रोपना एक बहुत ही एडवांस्ड बायोलॉजिकल सर्जरी है इंसान की तरफ से। सर्जरी पौधों में? वो कैसे? इसमें हम दो अलग-अलग पौधों को आपस में जोड़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नींबू का पौधा है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और वो बीमारियों से लड़ सकती हैं। इसे स्टॉक या मूल वृंत कहते हैं। ओके, मजबूत जड़ वाला स्टॉक हो गया। लेकिन उसके फल अच्छे नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे? आप एक दूसरे नींबू के पौधे की टहनी लाएंगे जिसके फल बहुत रसीले हैं। इसे स्कायॉन या प्ररोह कहते हैं। फिर दोनों को छीलकर आपस में बांध देते हैं। वेट अ सेकंड, तो क्या उन दोनों के वैस्कुलर सिस्टम यानी पानी और खाना ले जाने वाली जो नसें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम, क्या वो आपस में जुड़ जाती हैं? 100%। कुछ ही हफ्तों में उनके टिश्यूज आपस में पूरी तरह जुड़ जाते हैं और वो एक सिंगल पौधे की तरह काम करने लगते हैं। नीचे मजबूत जड़ और ऊपर बेहतरीन फल। ब्रिलियंट। और इसके अलावा एप्पल और स्ट्रॉबेरी में लेयरिंग यानी दाब लगाना का इस्तेमाल होता है, जहां टहनी को बिना काटे जमीन में दबा देते हैं ताकि उसमें से नई जड़ें निकल आएं। सही है। तो ये तो हुई क्लोनिंग और क्लोनिंग के तरीकों की बात। लेकिन अब हम पौधों की उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन होता है। यानी फूलों की दुनिया। हाँ, फूल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि ये असल में पौधों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना? सही कहा। पुष्प यानी फ्लावर एक रूपांतरित और संघनित प्रारोह यानी कंडेंस्ड शूट है। अगर हम एक फूल का डाइसेक्शन करें चीरफाड़ करें। तो हमें 4 मेन चक्र या वर्ल्स मिलेंगे। बाहर के 2 चक्र सहायक अंग होते हैं। पहला है केलिक्स यानी बाह्य दलपुंज। ये हरे रंग की पंखुड़ियां होती हैं जो कली या बड को बचाती हैं। और दूसरा है कोरोला यानी दलपुंज। ये वो रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं जिनका काम कीड़ों को अट्रैक्ट करना है। अच्छा, और जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं? क्योंकि नोट्स में इनके नाम थोड़े भारी भरकम लगते हैं, जैसे एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इन्हें कैसे याद रखें? इन्हें सरल भाषा में डिकोड करते हैं। देखिए, एंड्रोशियम यानी पुमंग, ये नर जनन अंग है। एंड्रो का मतलब ही नर होता है। ओके। इसकी हर एक यूनिट को स्टेमन यानी पुंकेसर कहते हैं, जिसके ऊपर एंथर यानी परागकोश होता है और यहीं पर पोलन या परागकण बनते हैं। और फीमेल पार्ट? दूसरी तरफ है गाइनिशियम,
यानी जायांग, जो मादा जनन अंग है। गाइनो मतलब मादा। इसकी यूनिट को कापल या पिस्टल कहते हैं। हिंदी में इसे स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, हम पौधों को बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी और यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी में बांटते हैं। जैसे सरसों और गुलाब में नर और मादा दोनों अंग होते हैं तो वो द्विलिंगी हो गए। बिल्कुल। पपीता और तरबूज एक लिंगी हैं। पर मक्का को भी अक्सर लोग इसी एक लिंगी लिस्ट में रख देते हैं। क्या ये साइंटिफिकली सही है? यहाँ मुझे आपको थोड़ा रोकना होगा, क्योंकि ये समय है हमारे ट्रूथ फिल्टर का। ओह, बोलिए। ये एक बहुत ही आम भ्रांति है स्टूडेंट्स के बीच। सत्य यह है कि मक्का यानी मेज एक द्विलिंगाश्रयी, इंग्लिश में कहें तो मोनोशियस पौधा है। मोनोशियस, इसका क्या मतलब हुआ? मोनोशियस का अर्थ है कि एक ही पौधे के ऊपर नर और मादा दोनों फूल मौजूद होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो फूल होते हैं ना, पुष्प, वो एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं। अच्छा, मतलब पौधा समग्र रूप से द्विलिंगी है क्योंकि उस पर दोनों जेंडर मौजूद हैं, लेकिन हर एक फूल का अपना अलग जेंडर है। एकदम सटीक। ऊपर की तरफ जो बाल जैसे रेशे होते हैं ना, वो नर फूल है, और नीचे जहां भुट्टा बनता है ना, वो मादा फूल है। हमें एग्जाम में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत बढ़िया क्लैरिटी है ये। अब ये पॉलिनेशन यानी परागण की फैक्ट्री कैसे काम करती है? नोट्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे भारी शब्द लिखे हैं। घबराइए मत, ये शब्द सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के नाम है। माइक्रो यानी छोटा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है छोटे बीजाणुओं का निर्माण। यानी एंथर में पोलन ग्रेन्स का बनना। हाँ, और मेगा यानी बड़ा, तो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब बड़े बीजाणु का निर्माण, यानी ओव्यूल या बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक या मादा युग्मक का बनना। फिर जब नरपरागन किसी भी तरह उड़कर मादा के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो बस उस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहते हैं। और ये पॉलिनेशन खुद ब खुद भी हो सकता है, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और किसी एजेंट के जरिए भी, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये एजेंट्स कौन हैं? अलग अलग हो सकते हैं। जैसे वायु परागण या एनीमोफिली, ये मक्का और बांस में होता है। जल परागण या हाइड्रोफिली वेलिस्नेरिया में देखा जाता है। और कीट परागण या एंटोमोफिली सल्विया में। तो अगर हम कमल लोटस की बात करें, जो कि पानी में खिलता है, तो उसमें तो जल परागण ही होता होगा ना? एक बार फिर ट्रूथ फिल्टर ऑन करने का समय आ गया है। अरे, इसमें क्या गलती है? ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक त्रुटि है जो कई स्टडी मटेरियल्स में पाई जाती है। कमल पानी में जरूर उगता है, लेकिन उसके फूल पानी की सतह से काफी ऊपर हवा में खिले होते हैं। ओह राइट। इसीलिए कमल में जल परागण नहीं होता, बल्कि 100% कीट परागण यानी एंटोमोफिली होता है। इसके चमकीले रंग और खुशबू बनी ही कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए है। वाह, ये एक शानदार फैक्ट है जो पक्के तौर पर एग्जाम में गलतियां करवा सकता था। अच्छा, अब जब पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन सही जगह पहुंच गए, तो आगे क्या? मैंने ना डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन के बारे में पढ़ा है। हाँ, पर एक ही बार में दो निषेचन, ये पौधे की एनर्जी की बर्बादी नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधों का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? देखिए, जब एक परागन से 2 मेल गैमीट्स अंदर जाते हैं ना, तो 2 अलग-अलग काम होते हैं। ओके। पहला नर युग्मक, जो कि एन है, मादा अंडकोशिका एन से मिलता है। इसे सत्य निषेचन या सिंगैमी कहते हैं। एन और एन मिलकर 2n बनाते हैं, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। यही जाइगोट आगे चलकर पौधे का भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनेगा। समझ गया। तो फिर वो दूसरा नर युग्मक अंदर जाकर क्या करता है? वो दूसरा नर युग्मक थोड़ा और अंदर जाता है और एक द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो पहले से 2n होता है, उसके साथ फ्यूज हो जाता है। तो एक n और एक 2n मिलकर 3n हो गए। एकदम सही। इसे त्रिसंलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस 3n संरचना को एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष कहते हैं। तो इस सब का अर्थ क्या है? मतलब इस 3n का क्या काम है? लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में इस पर इतने सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि ये एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है। आप इस 3n एंडोस्पर्म को ना एक न्यूट्रिशन पैक्ड लंच बॉक्स समझ सकते हैं। लंच बॉक्स? हाँ, जो मदर प्लांट अपने बच्चे यानी एम्ब्रियो के लिए तैयार करती है। देखिए, जब वो बीज जमीन में गिरेगा
तो उसमें शुरू में हरी पत्तियां तो होती नहीं कि वो खुद फोटोसिंथेसिस कर सके। हाँ, बात तो सही है। तो जब तक पत्तियां नहीं निकलती तब तक ये 3N एंडोस्पर्म ही उसे खाना देता है और जिंदा रखता है। नारियल का पानी जो हम पीते हैं ना, वो असल में लिक्विड एंडोस्पर्म ही तो है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और निषेचन के बाद ओव्यूल यानी बीजान सीड में बदल जाता है और ओवरी यानी अंडाशय उस बीज के चारों ओर का फ्रूट बन जाता है। ये लंच बॉक्स वाली बात से ना, ये 3N वाला कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में छप गया। तो पौधों से निकलकर अब हम विकासावधि जटिलता यानी इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी के शिखर पर पहुंचते हैं। यानी ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र। सही। इंसानों में यह सिस्टम कैसे काम करता है? मानव जनन तंत्र इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रकृति ने हजारों साल के एवोल्यूशन में अंगों को कितने स्पेसिफिक कामों के लिए डिजाइन किया है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र की बात करें तो प्राइमरी ऑर्गन्स टेस्टिस यानी वृषण होते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, क्या? शरीर के बाकी सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स अंदर सुरक्षित हैं, बट टेस्टीज उदर गुहा के बाहर एक थैली यानी स्क्रोटम वृषाणु कोश में क्यों लटके होते हैं? ये एक प्योर थर्मोडायनामिक आवश्यकता है। टेम्परेचर का चक्कर? हाँ, शुक्राणु यानी स्पर्म्स के निर्माण और जिंदा रहने के लिए शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे लगभग 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। अच्छा। स्क्रूटम बेसिकली एक नेचुरल एयर कंडीशनर का काम करता है जो टेम्परेचर को कम रखता है। अब इस वृषण के अंदर 2 बेहद इंपॉर्टेंट कोशिकाएं होती हैं, लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स। नीट और स्टेट पीएससी में इस पर बहुत डिटेल में सवाल आते हैं। हाँ, पर इन दोनों के कामों को हम याद कैसे रखें? अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि टेस्टिस एक फैक्ट्री है, लेडिक सेल्स उस फैक्ट्री के मैनेजर हैं। ओके, मैनेजर। वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं जो फैक्ट्री को चालू रखने और नर लक्षणों को कंट्रोल करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ सर्टोली सेल्स जो है वो कैफेटेरिया वर्कर हैं। कैफेटेरिया वर्कर? हाँ, क्योंकि उनका एकमात्र काम है बन रहे नए शुक्राणुओं को पोषण यानी न्यूट्रिशन और सहारा देना। लेडिग मैनेजर और सर्टोली कैफेटेरिया वर्कर। बहुत खूब। और यहाँ से स्पर्म्स एपिडिडीमिस यानी अधिवृषण में जाकर मैच्योर होते हैं। बिल्कुल, और आगे चल के प्रोस्टेट और काउपर्स जैसे ग्लैंड्स उनमें अपना लिक्विड मिलाते हैं ताकि वो आसानी से तैर सकें। समझ गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र की ओर चलते हैं। मादा जनन तंत्र उदर गुहा के अंदर पूरी तरह सुरक्षित होता है। प्राइमरी ऑर्गन्स ओवरीज की एक जोड़ी होती है जहां oogenesis के प्रोसेस से ओवम यानी अंडाणु बनते हैं। ओवरीज के ठीक बाद एक ट्यूब होती है जिसे फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी कहते हैं। और यही वो ट्यूब है ना जिसे हम मीटिंग पॉइंट कह सकते हैं? बिल्कुल, ये यूपीएससी का एक बहुत ही पसंदीदा फैक्ट है। शुक्राणु और अंडाणु का जो फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है वो यूटेरस यानी गर्भाशय में नहीं होता, वो इसी फेलोपियन ट्यूब में होता है। अच्छा, यूट्रस में नहीं होता? नहीं, जब निषेचन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है तब वो खिसककर यूट्रस में आता है और उसकी दीवार से चिपक जाता है। वहां भ्रूण एम्ब्रियो का 9 महीने तक विकास होता है। और इस पूरी प्रेगनेंसी और साइकिल को कंट्रोल करने के लिए महिलाओं में जो हार्मोनल सिस्टम है, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो कैसे काम करते हैं? देखिए, एस्ट्रोजन मुख्य रूप से ओवरी के फॉलिकल्स द्वारा रिलीज होता है जो फीमेल के शारीरिक विकास को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ एक और टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये टेम्पररी क्यों है? क्योंकि जब अंडाणु ओवरी से बाहर निकल जाता है ना, तो बचा हुआ हिस्सा ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और इसका मेन काम है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करना। तो इस प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या है? आप इसे प्रेगनेंसी हार्मोन समझ लीजिए। यह यूट्रस की दीवार को मोटा और गद्देदार बनाए रखता है ताकि भ्रूण सेफ रहे। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरा तो वो दीवार टूट जाएगी। इसीलिए उस घोंसले को बनाए रखने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम का होना बहुत जरूरी है। वाह! तो एक सिंगल सेल के टूटने से लेकर इंसानी शरीर की इस बेहद जटिल हार्मोनल फैक्ट्री तक हमने सर्वाइवल के हर एक तरीके को डीकोड कर लिया है। अब समय है एक बुलेट स्पीड रिकैप का, ताकि एग्जाम के लिए सारे फैक्ट्स पक्के हो जाएं। चलिए रैपिड फायर रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लॉइडी लेवल्स। गैमीट्स हमेशा अगुणित यानी N होते हैं। निषेचन के बाद बना जाइगोट द्विगुणित यानी 2N होता है। और पौधों का लंच बॉक्स यानी एंडोस्पर्म
त्रिगुणित यानी 3N होता है। स्पीड बढ़ाते हैं हार्मोन्स और उनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। टेस्टोस्टेरोन का निर्माण वृषण के लेडिक सेल्स में होता है और प्रोजेस्टेरोन मुख्य रूप से कॉर्पस लूटियम द्वारा स्रावित होता है। मैच द फॉलोइंग: जीव और उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन और सिस्ट का निर्माण, प्लानारिया में रीजेनरेशन जो एक बैकअप प्लान है, यीस्ट में बडिंग और पत्ती द्वारा कायिक जनन का एवरग्रीन उदाहरण है ब्रायोफिलम। ब्रिलियंट। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के विज्ञान से बस एक कदम पीछे हटकर सोचे ना, तो ये बात कितनी विस्मयकारी लगती है कि आज से अरबों साल पहले किसी आधे महासागर में जो पहली कोशिका 2 हिस्सों में बंटती थी, उस विभाजन की श्रृंखला, वो चेन आज तक नहीं टूटी है। हम और आप, हमारे आसपास के पेड़ पौधे और वो छोटी सूक्ष्म जीव सब उसी एक अखंड श्रृंखला का हिस्सा है। जनन यानी रिप्रोडक्शन सिर्फ एक चैप्टर या बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, यह इस ब्रह्मांड में जीवन की सबसे जिद्दी और खूबसूरत गवाही है, जो ये साबित करती है कि जीवन हमेशा हर हाल में कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद।